3 महीने से क्राइसिस चल रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और हमारे देश के नेतृत्व ऐसे सुरक्षित हाथों में है जिन्होंने बड़ा ज़्यादा देश को संभाला हुआ है। कुछ क्राइसिस का टाइम है, आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं, गैस के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन कि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है कि लोगों पे लोड ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा लोड जो है वो पब्लिक पे ज़मीन पे बैठा हूँ, मेरे को कोई नहीं उठाएगा। हम कोई भी बहाना लेके कहीं पे लैंड इंक्रोच करके हम अपना घर बनाएंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बसने दूंगा जो हमारी ज़मीन को इंक्रोच करेगा, जो हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए है, हमारे यूथ के लिए है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगने हैं, वो लोग कब्जा करके वहाँ पे बैठेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको स्पेयर नहीं। अमरनाथ यात्रा तो एक सौभाग्य की बात है और इसको लेके सभी लोग उत्साहित रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 जुलाई को जो है यात्रा जो है अपना अमरनाथ यात्री निवास से फ्लैग ऑफ होगी। उसकी कामकाज का वहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ पे भी मैं गया हुआ था। लोगों को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, उनकी हर सुविधा की देख रेख की जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो हमारा, आप पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है। उन्होंने जब टेररिज्म में वो फेलियर रहा तो उन्होंने नार्को टेररिज्म का एक उन्होंने अपना लिया। वो किसी ना किसी, आप देखा होगा कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं पिछले 15 दिन में वो बॉर्डर एरिया में ही रहे। उन्होंने बॉर्डर में पूरी फेंसिंग, कैसे फुल प्रूफ सारी चीज़ें करने के लिए कैमरास, ड्रोन वगैरह, उस पर सारी वर्किंग हो रही है। कहीं ना कहीं से एस्केप होता है कि वहाँ से बॉर्डर पे, चाहे वो ड्रोन के थ्रू या किसी उन्होंने एक कोशिश की कि टेररिज्म में वो फेलियर रहे। उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डालें, उस पर भी काफ़ी वर्किंग हो रही है। हमारे एलजी साहब हैं, पूरे देश भर में ही नशा मुक्त भारत की चल रहा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में भी 100 दिन का अभियान जो हमारे मनोज सिन्हा जी ने लिया था, उस अभियान को लेके वो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम किए। पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। पहले ट्रेन आती थी पठानकोट तक, पठानकोट के बाद वो जम्मू में आई, जम्मू के बाद वो उधमपुर गई, उधमपुर के बाद वो कटरा गई, कटरा के बाद वो श्रीनगर गई। एक देश के प्रधानमंत्री का और एक हमारा सब लोगों का एक सपन था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक लिंक बनाएं, उसको जोड़े। वो सपन हमारा जो पूरा हुआ, आपने देखा डेवलपमेंट के लिए, जब डेवलपमेंट होती है तो चीज़ें आगे निकलती जाती हैं। हमें देखना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएं, कि हम अपनी चीज़ें और डेवलप करें कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट ना पड़े। कश्मीर में आपको हर कुछ महीनों के बाद एक ब्रेक थ्रू मिलता है। अब जम्मू कश्मीर जो है 2014 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। अब जम्मू कश्मीर भारत के साथ चलता है। यहाँ पे आपको आए दिन ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे कि आपको डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आएगी। आप किसी भी करें, आप चाहे राजौरी पुंछ वाली साइड चले जाओ, आप चाहे कश्मीर की तरफ चले जाओ, आप लेह की तरफ चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप कठुआ में चले जाओ, हर तरफ चौमुखी विकास। 2014 के बाद एक ऐसा कालखंड आया, एक कुदरत की ऐसी नियामत हुई और भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिले, जिन्होंने भारत की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल, उन्होंने पूरे भारत में डेवलपमेंट का तो छोड़ दो, भारत की जो छवि थी बाहर के देशों में, वो एक अलग सी पहचान बनी, हमारे देश के नेतृत्व की अलग सी पहचान। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज़ के साथ। अगर हम बात करें भारत की, फिर जम्मू कश्मीर की, पिछले 12 सालों में काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिला है। आज की चर्चा हमारे साथ भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता जी साथ रहेंगे। अक्सर किस तरह से देखते हैं जो पिछले 12 साल में तरक्की हुई है, विकास हुआ है, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, किस तरह से देखते हैं? मेरे को लगता है कि मीडिया ज़्यादा बेटर जानती है कि पूरे भारतवर्ष में पिछले 12 सालों में कितना विकास हुआ है, 2014 से पहले क्या चलता था और 2014 के बाद क्या, लोग क्या किस बात की चर्चा करते हैं। मैंने जब सुना था 2014 से पहले जितने भी स्कैम्स थे, 2014 से पहले जो 10 साल का टेन्योर था कांग्रेस का, 2004 से लेकर 2014 के कितने कितने घोटाले थे, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले थे। हमें लगता था कि हम एक बार दोबारा ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भारत कभी उभर के बाहर नहीं आएगा। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा कालखंड आया, एक कुदरत की ऐसी नियामत हुई और भगवान की ऐसी कृपा रही कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिले, जिन्होंने भारत की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल, उन्होंने पूरे भारत में डेवलपमेंट का तो छोड़ दो, भारत की जो छवि थी बाहर के देशों में, वो एक अलग सी पहचान बनी, हमारे देश के नेतृत्व की अलग सी पहचान बनी। क्या डेवलपमेंट का, भारत का
जमीन से लेके चंद्रमा तक, चंद्रयान तक, आपने देखा होगा कि भारत साउथ पोल में पहुंचा। वहां पे पहला ऐसा था कि भारत वहां पे साउथ पोल के अंदर क्या डिफेंस सिस्टम में हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, क्या टेक्नोलॉजी में हो, क्या मेड इन इंडिया की बात करें, लोकल फॉर वोकल की बात करें, क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, कहीं भी भारत ने, क्या युवा की बात करें, स्किल इंडिया की बात करें, कहीं पे भी भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और भारत की इकोनॉमी जो कहीं पे डबल फिगर पे होती थी, भारत की इकोनॉमी जो है वो चौथे नंबर पे भारत की इकोनॉमी आई। आहिस्ता आहिस्ता भारत ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और 2047 में जब हम बचपन में कहानियां सुनते थे, हम सुनते थे कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन 2014 से पहले के जो हालात थे, हमें कभी लगता भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि भारत सोने की चिड़िया होता था। वो एक कहानियां ही थी। लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व आया हुआ है, हमें लगता है कि भारत आने वाले टाइम में सोने की चिड़िया बनेगा और सर्वश्रेष्ठ जो है वो भारत बनेगा और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। आपने देखा होगा कि इतने क्राइसिस के अंदर भी वहां पे भारत ने अपने आप को कैसे संभाला हुआ है। उससे पहले आपने वो भी काल देखा होगा, टाइम कोविड का टाइम 2019 से लेकर 2021 में भारत ने अपने आप को कैसे संभाला। एक टाइम ऐसा होता था कि सभी देशों में वैक्सीनेशन होने के बाद भारत का नंबर आता था तो यहाँ पे, लेकिन इस बारी भारत ने अपने 140 करोड़ देशवासियों को भी संभाला और ऐसी कंट्रियों को भी संभाला जो अपने में वैक्सीनेशन नहीं बना सकती थी, उनको वैक्सीनेशन, कितनी सारी कंट्रीज को वैक्सीनेशन। और आपने देखा होगा कि जो 12 कंट्री थी वहां पे कितनी महामारी हुई, किस तरह से लोगों की मौतें हुई और कैसा वो कालखंड था, कितना डरावना वो टाइम था। लेकिन भारत के हमारे प्रधानमंत्री ने उस टाइम को संभाला और लोगों का विश्वास आहिस्ता आहिस्ता प्रधानमंत्री की तरफ और बढ़ता गया। सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिकॉर्ड तोड़ा है 4398, अब उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा लंबा सेवा देने में हो गया है, किस तरह से देखते हैं आप? आपने देखा होगा कि जो पहला कालखंड था सबसे ज्यादा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का था, वो 4398 था। आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी का कालखंड है उसको क्रॉस करते हुए आज 4399 है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे ही हमारी देश की बागडोर संभाल के रखें। आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कार्यक्रम हुए, पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम हुए। मैंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर महामृत्युंजय का जाप रखा हुआ था। हमने 108 दीप जला के उनकी लंबी दीर्घ आयु के लिए और उनकी स्वस्थ के अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमने वहाँ पे आरती की, पूजा अर्चना की, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर की। जैसे निस्वार्थ भाव से वो देश को संभाल के देश को आगे लेके जा रहे हैं और भारत को तरक्की पे लेके जा रहे हैं। उनका एक मकसद था हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचना, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। अंत्योदय मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद था कि हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, उसको हर चीज मिले। उन्होंने जब पहली बारी पार्लियामेंट में गए थे तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों और किसानों को समर्पित है, और उन्होंने पिछले 12 साल में करके दिखाया। आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारी ममता बनर्जी का वो एक 15 सालों से वो रूल कर रही थी, लोगों के अंदर एक डर सा बनाया हुआ था। लोगों ने उनको सहारा है भारतीय जनता पार्टी की काम करने के तरीके को, और उन्होंने, हम बहुमत से नहीं, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से हम वहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। ऐसे ही लोगों ने, यूथ ने जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्य जो काम करने का तरीका है उसको सराहा है। आज सभी लोगों ने सुबह पूजा अर्चना की, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की, उनकी सेहत अच्छी रहे उसकी चिंता की। सर, जो कल जोजिला का ब्रेक थ्रू हुआ है, किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा ये अचीवमेंट है सर? देखो, जम्मू कश्मीर में आपको हर कुछ महीनों के बाद एक ब्रेक थ्रू मिलता है। अब जम्मू कश्मीर जो है 2014 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं है। अब जम्मू कश्मीर भारत के साथ चलता है। यहाँ पे आपको आए दिन ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे कि आपको डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आएगी। आप किसी भी करें, आप चाहे राजौरी पुंछ वाली साइड चले जाओ, आप चाहे कश्मीर की तरफ चले जाओ, आप लेह की तरफ चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप कठुआ में चले जाओ, हर तरफ चौमुखी विकास हो रहा है। ये श्रेय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है और उनकी टीम को जाता है, उनकी सोच को जाता है कि जम्मू कश्मीर को कैसे विकसित करना है। जो एक जोजिला टनल थी, जो एक कल उन्होंने एक वो किया है, हिस्टोरिक वो है कि हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि लोगों ने, आपने देखा होगा कि उस टनल को पास करने के लिए, जोजिला पास को करने के लिए कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे,
लेकिन आने वाले टाइम में लोगों की सुख सुविधा देखते हुए, हमारी डिफेंस फोर्सेस को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, हमारी अप्रोच वहाँ पे जल्दी से जल्दी हो, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि कोई ऐसा नहीं है, ये अजूबा नहीं है, मेरे को हर 3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज देखने को मिलती है कि जो जम्मू कश्मीर के क्या भारतवर्ष में भारत को ऊपर ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए उनकी टीम और देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। इतना अच्छा और गुड गवर्नेंस जिसकी बात करते हैं कि पिछले 12 सालों में किसी भी व्यक्ति पे कुछ आप उंगली नहीं उठा सकते कि किसी के कोई एलिगेशन किया हो। गुड गवर्नेंस का काम अगर करके दिया है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। सर, टेम्पो वाले और टैक्सी वाले परेशान है, जैसे वंदे भारत ट्रैक श्रीनगर जा रही है, तो उनको लगता है कि हमारे काम को फर्क पड़ेगा, वैसे जो चल रहा था सिस्टम वैसे नहीं चलेगा जो स्मूथली चलता था। देखो, वंदे भारत पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। पहले ट्रेन आती थी पठानकोट तक, पठानकोट के बाद वो जम्मू में आई, जम्मू के बाद वो उधमपुर गई, उधमपुर के बाद वो कटरा गई, कटरा के बाद वो श्रीनगर गई। एक देश के प्रधानमंत्री का और एक हमारा सब लोगों का एक सपन था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक लिंक बनाएं, उसको जोड़े। वो सपन हमारा जो पूरा हुआ, आपने देखा डेवलपमेंट के लिए, जब डेवलपमेंट होती है तो चीजें आगे निकलती जाती हैं। हमें देखना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएं, कि हम अपनी चीजें और डेवलप करें कि हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट ना पड़े। जम्मू के प्रोविंस के अंदर इतना बड़ा सेक्टर है टूरिज्म को लेके, 1 करोड़ से ज्यादा जो है हमारे पास पिलग्रिम्स हैं, हर साल आते हैं माता वैष्णो देवी के लिए। उसकी हम चिंता करें कि उस 1 करोड़ पिलग्रिम्स में से कम 30 या 40% पिलग्रिम्स को हम अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर 2-3 दिन रहने का स्टे कैसे बनाएं। हमारे पास रियासी में काफ़ी सारा इस सेक्टर को लेकर काफ़ी सारी स्कोप है, हमारे पास उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा स्कोप है, हमारे पास डोडा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा स्कोप है, हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी सारा स्कोप है, हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे रिट्रीट की जाती है और वहाँ पे भी हम चीज़ें, लेकिन हमें चीज़ें उनको डेवलप करना पड़ेगा। टूरिज्म को वैसा नहीं है, आप उधमपुर में मानतलाई है, वहाँ सुधमा देव है, ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन हैं कि वहाँ पे भद्रवाह में इतनी सारी डेस्टिनेशन है, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। कुछ ऐसी वैलीज हैं जो उधमपुर और अपना गुलमर्ग से भी अच्छी हैं। उन चीज़ों को हमें डेवलप करना पड़ेगा, हमें जम्मू की तरफ भी देखना पड़ेगा। श्रीनगर से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम जम्मू की ग्रोथ कैसे करें उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। इसलिए डेवलपमेंट के मुद्दे पे मैं नहीं कहता कि अगर ट्रेन चलेगी, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज कैसे बढ़ाएं, कि वो हमारे पास कैपेसिटी है लेकिन हमें उसको सबको मिलके काम करना पड़ेगा। इसके लिए काम हो भी रहा है, इस पे हर बारी चर्चा असेंबली में भी, जब से हमारे 29 विधायक जीत के आए हैं, इस पे हम वर्किंग कर भी रहे हैं। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो जम्मू भी बनेगा। सर, लोगों का सवाल ये रहता है कि ये चिट्टा है कब खत्म होगा, और ये बड़ा सवाल है कि आया कहाँ से। देखो, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो हमारा, आप पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, उन्होंने जब टेररिज्म में वो फेलियर रहा तो उन्होंने नार्को टेररिज्म का एक उन्होंने अपना लिया। वो किसी ना किसी, आप देखा होगा कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं पिछले 15 दिन में वो बॉर्डर एरिया में ही रहे, उन्होंने बॉर्डर में पूरी फेंसिंग कैसे फुल प्रूफ सारी चीज़ें करने के लिए कैमरास, ड्रोन वगैरह, उस पर सारी वर्किंग हो रही है। कहीं ना कहीं से एस्केप होता है कि वहाँ से बॉर्डर से, चाहे वो ड्रोन के थ्रू या किसी से, उन्होंने एक कोशिश की कि टेररिज्म में वो फेलियर रहे, उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स जो है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डालें। उस पर भी काफ़ी वर्किंग हो रही है। हमारे एलजी साहब हैं, पूरे देश भर में ही नशा मुक्त भारत की चल रहा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में भी 100 दिन का अभियान जो हमारे मनोज सिन्हा जी ने लिया था, उस अभियान को लेके वो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम किए। अप्रोक्सीमेटली मेरे को लगता है कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। बड़ा अच्छा उस पर वो काम कर रहे हैं। तो उसको, लेकिन हम लोग कहते हैं हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए। मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं, हमें नशा जो है वो जड़ों से खत्म करना चाहिए। उसके लिए सिविल सोसाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, आप मीडिया बंधुओं का भी काफ़ी सारा रोल बनता है कि आप लोगों में अवेयरनेस ड्राइव हम चलाते जाएं। आपको कहीं पे भी लगता है, हॉटस्पॉट लगता है, तो वहाँ से लोगों को कहना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि किसी का भी बच्चा हो, उस बच्चे को अगर वो उस चीज़ में, बीमारी में लिप्त हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो उनके पेरेंट्स को होगी। हमें सभी को समझना चाहिए कि किसी का भी बच्चा करता है वो हमारा ही बच्चा है,
हम सब जब सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये चीज़ें जड़ से जल्दी खत्म हो जाएंगी। इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो रही है और मेरे को लगता है कि जो जम्मू आने वाला जम्मू कश्मीर है वो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर है। लेकिन इस संकल्प को सभी को लेना पड़ेगा, खाली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या एलजी साहब या मीडिया वाले नहीं, सभी पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सर रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार के लिए क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके लिए आपने देखा होगा कि जो पुरानी हमारी गवर्नमेंट थी, एनसी गवर्नमेंट ने एक वादे किए थे लोगों के साथ, हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने जितने भी वादे किए थे, एक लुभावने वादे किए थे, एक लॉलीपॉप लोगों को दिया था, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। इस एम्प्लॉयमेंट को लेके हमारी काफ़ी चिंता है, क्योंकि हमारी पिछले 2 साल से इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी जो है इंडस्ट्रीज़ थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल रहे हैं। हमें इस चीज़ के लिए यूथ को यहाँ पे एंगेज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आईटी हब पे काम करना पड़ेगा। हमारे आईटी हब मैंने इलेक्शन के दौरान जब लोगों के बीच में गया, एक साइलेंट माइग्रेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों के बच्चे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, वो जम्मू में क्या बिजनेसमैन के हों चाहे जॉब क्लास के हों, लेकिन बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बाहर, वो जम्मू में अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझते नहीं है। वो बेंगलोर चले जाएंगे, पूना चले जाएंगे, मद्रास चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। हमें जम्मू के अंदर भी ये चीज़ें आईटी हब डेवलप करना पड़ेगा। उन कंपनीज को बोलना पड़ेगा, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे एसेंशियल हो, चाहे टीसीएस हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, वो जम्मू के अंदर हमारे पास क्लाइमेटिकली भी और वैसे भी हमारे पास वैसा लैंड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वहाँ पे उनको अपने यूथ को एंगेज करें। वैसे तो काफ़ी सारी नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम है स्टार्टअप को लेके, यूथ को लेके, लेकिन हमें आईटी और बाकी इंडस्ट्रीज को लेके प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे डेवलप करेंगे, तभी हम अपने यूथ को यहाँ पे एंगेज सर कुछ दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा स्टार्ट है, किस तरह की तैयारी है सर? अमरनाथ यात्रा तो एक सौभाग्य की बात है और इसको लेके सभी लोग उत्साहित रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। 3 जुलाई को जो है यात्रा जो है अपना अमरनाथ यात्री निवास से फ्लैग ऑफ होगी। उसकी कामकाज का वहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ पे भी मैं गया हुआ था। लोगों को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, उनकी हर सुविधा की देखरेख की जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे यात्री निवास जो अमरनाथ यात्री निवास है, अप्रोक्सीमेटली 1600 लोगों की डॉर्मेट्री है, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा काउंटर्स वगैरह वहाँ पे होते हैं। पूरा जम्मू मंदिरों का शहर है। मेरे को जम्मू शहर को पूरा सजाया जाएगा लोगों के वेलकम के लिए। यहाँ पे जो हमारे व्यापारी वर्ग है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पूरा जम्मू जो है वो जो यात्रा को लेके काफ़ी उत्साहपूर्ण माहौल में है। वहाँ पे लोग पूरी तैयारी में हैं कि यात्रा उनकी मंगल में रहे। और मेरे को लगता है कि जो इस बार यात्रा होगी, एक जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा होगा। इस बार रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड तोड़ नंबर होंगे, क्योंकि मैंने जो देखा था कि जब मेरी बात हुई थी उस टाइम 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी। मेरे को लगता है कि इस बार की यात्रा जो है क्लाइमेटिक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, तो यात्रा सबसे बड़ी यात्रा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। हम सभी यात्रियों का खुले हाथों से स्वागत करते हैं। यहाँ पे आए, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, उनकी चिंता हम कर रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी चिंता कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए, उनके लिए अपने लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करें और जम्मू कश्मीर के लिए भी शुभकामनाओं के लिए वहाँ पे करें। सर मेरा आखिरी सवाल है, जो लोगों ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया है, कितना बड़ा खतरा है हमारे जम्मू के लिए? तो क्या मैसेज देखो, इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो कहीं पे भी स्पेयर नहीं की जाएगी, चाहे वो जम्मू के किसी खित्ते में भी हो। उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हूँ, मैं अपने लोगों के साथ में हूँ। कहीं पे भी किसी तरह की कोई भी डेमोग्राफिक चेंज होती हुई होगी, वहाँ पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलीगल आपके पास, मैं यहाँ पे अपनी ज़मीन पे बैठा हूँ, मेरे को कोई नहीं उठाएगा। हम कोई भी बहाना लेके कहीं पे लैंड इंक्रोच करके हम अपना घर बनाएंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बसने दूंगा जो हमारी ज़मीन को इंक्रोच करेगा, जो हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए है, हमारे यूथ के लिए है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगने हैं, वो लोग कब्जा करके वहाँ पे बैठेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको स्पेयर नहीं किया जाए। काफ़ी ज़्यादा बढ़ती देख रही है पिछले कुछ महीनों में, महंगाई का स्तर वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। किस तरह से उनको आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने से क्राइसिस चल रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और हमारे देश के नेतृत्व ऐसे सुरक्षित हाथों में है जिन्होंने बड़ा ज़्यादा देश को संभाला हुआ है। कुछ क्राइसिस का टाइम है,
आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं, गैस के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन कि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है कि लोगों पे लोड ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा लोड जो है वो पब्लिक पे आता है, लेकिन थोड़े समय का वो है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा पीछे से लगता था कि चीजें सेटल हो गई हैं, लेकिन मैंने कल जब न्यूज दोबारा सुन रहा था तो लड़ाई का कोई सेटलमेंट का कुछ लग नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा एक फेस है, वो फेस आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। जब हम देश के करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश हित के लिए थोड़ी सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन क्राइसिस ऑल ओवर, लेकिन भारत ना एक ऐसा देश है, यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा। थोड़ा सा शॉर्ट फेज के लिए क्राइसिस है, उस क्राइसिस का कारण भी आपको पता है, तो इसलिए थोड़ी सी हमें इसकी चिंता हमें भी करनी चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता जी, पूरी आपने बात सुनी। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।